हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इस फॉर क्लास 11 चैप्टर 9 रिजिड बॉडी डायनामिक्स या फिर रोटेशनल मोशन भी आप कह सकते हो। तो जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 2D शेप जितनी भी है मैंने ऑलरेडी सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता दिया, जितनी भी 2D शेप थी आपके पास। तो आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3D शेप्स। जितनी भी 3D शेप्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आज हम बात करने वाले हैं। तो अब मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कर दिए हैं। डेरिवेशन वैसे भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, आप ड्राइव नहीं कर सकते। जब न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास तो सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कर लें। आपकी बुक में इजली टेबल मिल जाती है, नहीं मिलती तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वहां से याद कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी मतलब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना पड़ता है किसी भी शेप का। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस बचती हैं उनका आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के हेल्प से इजीली निकाल भी सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर। ठीक है भाई। अब नंबर फर्स्ट about its axis। हॉलो सिलेंडर क्या होगा भाई? इस तरह से आपके पास एक हॉलो सिलेंडर मान लीजिए, इसकी एक्सिस क्या होती है? सिलेंडर की जो एक्सिस होती है वो उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके सेंटर पॉइंट से पास होती हुई, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास होती है। इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, सेंटर आपका बिल्कुल यहां पर होगा, तो इसके सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ मास से पास होती है और इसके क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इसको बोलते हैं एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ये एग्जैक्टली सेम होता है रिंग का। मैंने आपको समझाया था एक बार कि कोई भी ऐसी शेप मान लीजिए आपके पास एक रिंग है और इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr² आता है। अगर इसका मास m है और इसकी रेडियस क्या भैया r है, यहाँ पर जो इसकी रेडियस है वो r है और इसका जो मास है वो कैपिटल M है। इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं, कितना बढ़ाओ फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं इसको इस रिंग को ऐसे एक्सपेंड करना शुरू करूँ, मान लीजिए पतली पतली रिंग है आपकी, इसकी थिकनेस को बढ़ाना शुरू कर दूं, तो क्या बन जाएगा? हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। एक और रिंग जोड़ो, एक और रिंग जोड़ो, एक और रिंग जोड़ो, इस तरह जोड़ते चलो आप। तो किसी भी शेप को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल एक्सपेंड करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मास, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जो रिंग का आता है वही हॉलो सिलेंडर का भी आता है उसकी एक्सिस के अबाउट। तो भैया यहां पर जो आपका आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आ जाएगा? mr²। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगी? K इज इक्वल टू होता है हमेशा I अपॉन में मास, यानी किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी के मास को आप डिवाइड कर दो तो आपका निकल आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो mr² अपॉन में m कर दोगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा K इज इक्वल टू R। दैट्स इट। तो हॉलो सिलेंडर का नंबर A केस हो गया। नंबर B केस देखते हैं। About an axis parallel to axis of cylinder and tangent to कर्व्ड सरफेस। ये ना भी लिखना तो फिगर से आप तुरंत समझ जाओगे कि आपको जो एक्सिस लेनी है वो किस तरह से लेनी है। ये आपका हॉलो सिलेंडर है तो अभी आप इस तरह से एक्सिस ले रहे हो, ये है आपकी एक्सिस। इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
यानी इसके अबाउट आपने निकाल दिया, अब आपको निकालना है इसके अबाउट। तो इसके अबाउट कैसे निकालेंगे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? पैरेलल, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसका तो अभी हम निकाल चुके हैं, चूंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो आईसीएम बन जाएगा, और आईसीएम क्या होता है आपका इस केस में? एमआर स्क्वायर। अरे भाई क्या होता है? एमआर स्क्वायर। वही रेडियस आर है इसकी और मास एम है। तो अगर इसके अबाउट हम मान लेते हैं आई, तो आई क्या आ जाएगा? आईसीएम प्लस एमआर स्क्वायर। क्यों? दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर ही तो आ जाएगी, दोनों एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल थ्योरम लग जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले की एक्सिस के पैरेलल है। ये हो गया आपके पास 2mr स्क्वायर। अरे भाई क्या हो गया आपके पास? ये 2mr स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया आंसर। क्लियर है? अब अगला केस देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको मैं डिराइव नहीं कर रहा फॉर्मूले, ये बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन है, कई दिन लग जाएंगे डिराइव करते हुए मुझे, तो आप सीधे फॉर्मूले याद कर लें। ऑलरेडी कई वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। हॉलो सिलेंडर ही चलेगा भी, ठीक है? आपका हॉलो सिलेंडर ही चल रहा है। थर्ड केस क्या है इसका? अब आपकी जो एक्सिस है वो इसके सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रही है, पर इस बार क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, इस तरह से है। ये है एक्सिस का रोटेशन जो मैं रेड कलर की बना रखी है, इसके अबाउट ही कर रहा है रोटेट। ठीक है भाई? तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस केस में, अगर इसकी रेडियस r है और इसका मास अगर आपका m है, और जो आपको ये लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है मान लीजिए l, इसमें लेंथ भी यूज होगी, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो, रॉड प्लस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या रॉड और प्लस रिंग। अगर इस रिंग को हम यहां पर बनाते हैं इस जगह पर, ऐसे एग्जैक्टली इस जगह पे, है ना? मेरी बात समझने में क्या कह रहा हूं? एक तो रॉड और एक रिंग, इसको आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, सेम आंसर देता है। ये याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन कोई डेरिवेशन नहीं है इसका। इन दोनों का जो कंबाइंड आंसर आएगा वो इस अकेले का आता है। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस फिगर। अब इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालते हैं? रॉड की लेंथ जो है आपकी मान लीजिए L है, और इस जो रिंग है उसकी रेडियस R है आपके पास, ठीक है? इसका मास m है और रिंग का मास भी m है। तो उस केस में इन दोनों को मिलाकर जो आता है वो इस अकेले का आता है, ये अकेला इन दोनों के इक्विवेलेंट है। ये दोनों मिलाकर जो आंसर देंगे वही आंसर इसका आता है। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो किस तरह से निकालोगे? रॉड के लिए ml²/12 प्लस रिंग का आता है mr²। भाई जो रिंग का है वो कितना आता है? mr² है कि नहीं? mr² नहीं, mr²/2 आता है रिंग का, उसकी डायमीटर के अबाउट। डायमीटर है ना उसका, भाई रिंग है तो एक्सिस के अबाउट आता है mr², और रिंग जो है उसके डायमीटर के अबाउट क्या आता है? mr²/2 आता है। रिंग का डायमीटर के अबाउट करवा चुका हूं ना पीछे, mr²/2। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो ये जो फिगर है आपका इस तरह से बन जाता है, इक्विवेलेंट टू दिस। हॉलो सिलेंडर का याद करना है, आप इस तरह से याद कर लो। अगर लेंथ L है, रेडियस R है और मास m है, तो ml²/12 मतलब रॉड का, अगर उसके मिड पॉइंट से गुजरती है एक्सिस, और रिंग का उसके डायमीटर के अबाउट। यानी यहीं पे एक रिंग बना लो आप, एक रॉड बना लो, इसको रिप्लेस कर दो इस फिगर से, आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। तो इसे कंप्रेस करके एक रॉड बना लो सीधे सीधे, और ये आपका हो जाएगा रिंग। ठीक है? रेडियस ऑफ वेरिएशन निकालने, तो आप यहाँ पे रेडियस ऑफ वेरिएशन इसका मास से डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हो, वो आप निकाल लेना।
अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन में एम कर देना, एम से एम कर दिया, के निकल आएगा आपका, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइड में m, आई अपॉन एम होता है ना फॉर्मूला, तो रूट के अंदर आ जाएगा l स्क्वायर बाई 12 प्लस r स्क्वायर बाई 2। किसी भी शेप का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसके मास से डिवाइड कर दो आप। रूट आई बाई एम फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी भी शेप का। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तीसरा केस समझ में आ गया आपके? हॉलो सिलेंडर का तीसरा केस है। अब बात कर लेते हैं चौथे केस की, केस नंबर 4। बस आपको देख चल रहे हैं यहां पर। अब केस नंबर 4 में जो अपनी एक्सिस है ना, वो किसी एक एंड से गुजर रही है। इसको हटा देते हैं यहां से। मान लीजिए इसके अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। मान लीजिए सिलेंडर है, यहाँ पर एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे करके घूम रहा है पूरा लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? इसको भी रॉड से ही, वही रॉड प्लस एक रिंग इसके एंड पर, और यहां पर ले लो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फिगर जो है इसके इक्विवेलेंट आंसर देगा। तो रॉड का जब किसी रॉड के एंड से पास होती है एक्सिस, तो हम जानते हैं ml स्क्वायर बाई 3 आता है। रॉड की लेंथ अगर l है और जो रिंग है उसकी रेडियस क्या भैया r है, इसका मास भी m हो, इसका मास भी m हो, तो दोनों मिलाकर जो आंसर देंगे अकेला वो आंसर देता है। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, अगर याद करना हो ये तो ml स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, ये तो आपका ml स्क्वायर बाई 2 ही रहने वाला है। क्लियर होगी बात? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, तो बस यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। चौथा केस में आंसर ही आ जाएंगे जो मैंने लिख दिए हैं। तो चौथा केस जो है आपके आंसर्स आपको दिख गए। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने होते हैं। मैं ट्रिक से करा रहा हूं, आपको पूरी डेरिवेशन नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत टाइम लगता है डेरिवेशन करने में। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड सिलेंडर की। अरे भाई किसकी बात करने वाले हैं? सॉलिड सिलेंडर की। बाकी किसी भी एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो आप इजीली पैरेलल थ्योरम लगाना। अब 3D शेप में हमेशा पैरेलल थ्योरम लगाने की कोशिश करना। 3D शेप के लिए परपेंडिकुलर थ्योरम वैलिड नहीं, आप ध्यान रखना, परपेंडिकुलर थ्योरम आप नहीं लगा सकते 3D शेप के लिए। तो अब हम बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर है आपके पास इस तरह से, पिछली बार हॉलो था, इस बार क्या है आपका? ये सॉलिड है, ठीक है। इसमें पूरी जगह मास है, पिछली बार वो हॉलो था। तो इसकी जो एक्सिस है, पहले इसके अबाउट निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बोलते हैं एक्सिस, जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास होगी उसे क्या बोलते हैं भैया? एक्सिस। तो एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस है ये, इसके एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली डिस्क का आएगा। यानी किसका आएगा? डिस्क। एक रॉड ले लो और एक डिस्क ले लो, एक रॉड और एक डिस्क, और यहां से गुजारो तो एक्सिस इस तरह से, तो रॉड का तो 0 हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, केवल डिस्क आएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्क प्लस रॉड से मिलकर बन जाता है आपका, तो डिस्क प्लस रॉड आंसर देगा, वही सॉलिड सिलेंडर देगा। डिस्क प्लस जो रिंग आंसर देती है वो हॉलो सिलेंडर देता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। सॉरी डिस्क नहीं, रॉड प्लस रिंग जो आंसर देगी वो हॉलो सिलेंडर होगा, रॉड प्लस डिस्क जो आंसर देगी वो सॉलिड सिलेंडर होगा। अगर मैं गलती से बोल रहा हूं तो लास्ट बार जो मैंने बोला है वो आप याद रखेंगे। यहां पर आपका आंसर आता है mr स्क्वायर बाई 2। ये इक्विवेलेंट है डिस्क के। किसके इक्विवेलेंट है? डिस्क का जो आंसर आता है वही इसका आंसर आता है एग्जैक्टली। और इस केस में जो रेडियस ऑफ गायरेशन आती है वो आ जाएगी आपकी r बाई रूट 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन पहले केस में आ गई सॉलिड सिलेंडर के लिए। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में जो
आप लोग ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कुछ इस तरह से होगी। ये सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, यहां से हो रही है पास, ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पैरेलल थ्योरम लगा दोगे। इसके बाद तो आप निकाल चुके हो ना, यहां आर इसकी रेडियस है भाई, और मास इसका एम था कैपिटल। आर इसकी रेडियस है और कैपिटल एम इसका मास है। तब ये सही है। तो आईसीएम जो सेंटर से पास हो रही है ये एक्सिस, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट तो हमें पता ही कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको याद करना है सीधे, कोई डेरिवेशन नहीं करना आपको इसका कोई आपके काम का भी नहीं है, फालतू टाइम वेस्टेज है। और साइड से जो जा रही है अपने पास एक्सिस, जो टच करते हुए जा रही है इसकी कर्व सरफेस को, और इसके पैरेलल है, किसके, एक्सिस के पैरेलल। इन दोनों के बीच की दूरी देखी जाए तो कितनी आ जाएगी भैया, आर आ जाएगी। तो इस केस में अगर हम इसको मान लेते हैं आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैसे निकलेगा, आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, या एम पूरी बॉडी का मास, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर, और प्लस आईसीएम बराबर आई होता है। दो एक्सिस जब पैरेलल होती है तो एक सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए, ध्यान रखना। आप एक सेंटर ऑफ मास से नहीं गुजरेगी तो आंसर गलत हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए, सेंटर से नहीं, सेंटर ऑफ मास से। यहां पर जो आपके पास आई आ जाएगा 3/2 mr², क्या जाएगा 3/2 mr², और जो k आ जाएगा आपके पास रूट I/m करोगे, m से m कट जाएगा तो रूट 3/2 इंटू आर, यह आ जाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन। I से m को डिवाइड करके उसका रूट निकाल दो, k निकल आता है इजिली। ये बात समझ आ गई क्या? चलिए दो आंसर तो आगे, और देखते हैं आप कैसे करना है इसके आगे वाले। तीसरा देखो, चौथा देखो, वही चार केस जो उसमें थे, चार केस इसमें भी लेने हैं आपको। सॉलिड सिलेंडर ही चलेगा। तीसरा केस देखिए, चौथा केस देखिए। तीसरे केस में आपके पास जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है और इसकी लेंथ का बाइसेक्टर है इस तरह से। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस केस में मैंने कहा था सॉलिड सिलेंडर को हम किससे मिला हुआ बना हुआ मान लेंगे। एक तो इसको आप हटा दो और एक ले लो रॉड, और एक ले लो बीच में डिस्क, और इन दोनों का मिलाकर इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो। रॉड की लेंथ, यहां पर लेंथ भी कम आएगी, मास इसका है। इन दोनों का जो मिलाकर आता है इस एक्सिस के अबाउट, वो इस अकेले का आता है। इसको रिप्लेस कर दो इन दोनों से, आपका आंसर आ जाएगा। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, मैंने ऐसे याद कर रखे हैं। तो mn²/12 हो गया रॉड का, रॉड की लेंथ l होती और मास m होता, तो डिस्क का मास m होता और उसकी रेडियस क्या होती, r होती। तो डिस्क का अपने डायमीटर के अबाउट आता है mr²/4, या डिस्क का डायमीटर के अबाउट, डिस्क का उसके एक्सिस के अबाउट तो आता है mr²/2, पर डिस्क का अगर डायमीटर के अबाउट निकाला जाए तो mr²/4 आता है, 2 नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर डिस्क के डायमीटर के अबाउट, डायमीटर ये एक्सिस थोड़ी है, डिस्क की एक्सिस होगी जो उसके सेंटर से पास होगी, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से पास होगी, और प्लेन के जो पैरेलल होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर इजिली। क्लियर होगी बात? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है के, तो के कैसे निकालोगे, रूट I/m, तो m से m कैंसिल कर दो, बाकी रूट लगा दो, l²/12 हो जाएगा प्लस r²/4 हो जाएगा। ये दो चीजें थी, तीसरे केस में निकालें। क्लियर है बात? अब हम बात कर लेते हैं चौथे केस की, केस नंबर 4। चलिए भाई केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 4 में जो आपकी एक्सिस है,
वो आपकी पास हो रही है इसके एक एंड से और इस तरह से है। तो अब जो रिप्लेस आप करोगे वो किससे कर दोगे, एक रॉड और एक डिस्क, लेकिन इस तरह से होंगी वो। ये इसके अबाउट। अब रॉड का उसके एंड के अबाउट, रॉड का मास अगर m हो और उसकी लेंथ क्या हो भैया, l हो, तो रॉड का अपने एंड के अबाउट आता है ml²/3 और ये तो डिस्क का तो डायमीटर के अबाउट है ml²/4 ही रहेगा। तो इस बार आपके आंसर हो जाएंगे बस ये 3 कर लो बाकी सेम लिख दो। चौथा केस भी मैंने आपका कर दिया सिलेंडर के लिए। अरे क्लियर है बात, चौथा केस भी मैंने कर दिया सिलेंडर के लिए। चलिए देखते हैं भाई अब आगे। चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग हॉलो स्फीयर की, या स्फेरिकल शेल बोलते हैं इसको। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे। हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल है ना, थिन स्फेरिकल शेल अबाउट डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। ये आपका हो गया हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है, इसके अबाउट निकालो, या इसके अबाउट निकालो, या इसके अबाउट निकालो, सबका आंसर सेम है, सारे डायमीटर तो है। तो ये आ जाएगा आई डी, ये भी आ जाएगा आई डायमीटर, ये भी आ जाएगा आई अलोंग डायमीटर। तो किसी का भी निकालोगे आपका डायमीटर के अलोंग आंसर आता है वो आता है 2/3 mr²। क्या आता है भाई, 2/3 mr²। और जो रेडियस ऑफ वेरिएशन आती है वो आती है √2/3 r। ये तो आपको सीधे याद करना है। अगर आपके पास हॉलो हेमिस्फीयर है और उसके डायमीटर के अबाउट अगर आपको निकालना है तो क्या आता है आंसर, 2/3 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो रेडियस ऑफ वेरिएशन आती है वो आती है √2/3 × r। ठीक है भाई। तो अब केस नंबर सेकेंड देखते हैं। इसमें केस नंबर सेकेंड में हम एक टेंजेंट लेंगे, उसका क्या आएगा जरा उसका भी देख लेते हैं। दो ही केस बनेंगे इसमें, तो और क्या बनेगा, तीसरा तो केस ही नहीं बनेगा कोई। आपकी जो एक्सिस पास हो रही है वो टच करते हुए जा रही है इसको ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। इसका मास कैपिटल M है और जो इसकी रेडियस है वो R है। पिछली बार भी ऐसे था भाई, मैं लिखना भूल गया था, मास M और रेडियस R है, जाहिर सी बात है ऐसे ही होगा। ये आपका है क्या, स्फीयर है, इस सर्कल नहीं है भाई, स्फीयर है, आपको ध्यान रखने बात, ठीक है। ये क्या है आपका, स्फीयर है। इसके अबाउट आंसर क्या आएगा, इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, तुरंत यहां से पास होती है एक्सिस मान लोगे, जिसको आप मानोगे ICM, जिसको भी आपने निकाला था वो कितना था, 2/3 mr² था। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखा है तो कितनी आ जाएगी भैया, सीधे R आ जाएगी। तो अगर इसका हम I मानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I कितना आएगा, इस केस में जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ICM प्लस 2/3 mr²। ICM प्लस पूरी बॉडी का मास और मल्टीप्लाई दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर, तो mr² आएगा। ICM है आपके पास 2/3 mr² प्लस mr²। यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5/3 mr²। और रेडियस ऑफ वेरिएशन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, √5/3 r। ये हो जाएंगे आपके आंसर्स। ठीक है, होलो सिलेंडर हो गया।
तो अब हम बात करेंगे ऐसे, सॉरी हॉलो स्फीयर हो गया, सिलेंडर तो पहले हो चुका था। अब हम ऐसे ही बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। किसकी? सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। चलिए सॉलिड स्फीयर के बारे में देख लेते हैं किस तरह से है आपका। रेडियस r है, मास m है, और जो सिलेंडर है आपका वो सॉलिड है। इस बार सिलेंडर कैसा है? सॉलिड है पूरा, ठीक है, इस तरह से। पिछली बार हॉलो सिलेंडर था, इस बार ये सॉलिड सिलेंडर है। अच्छी बात है। अब इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमीटर तो कोई भी हो सकता है ना इसका, ये भी डायमीटर है, ये भी आपका डायमीटर हो जाएगा, तिरछा लेते हैं तो ये भी डायमीटर तो रहेगा। तो इसके अबाउट भी आंसर सेम है, कोई भी आप डायमीटर लो आंसर सेम ही आने वाला है। ये ले लो आप, चाहे इस तरह से, ये भी आपका डायमीटर ही है। तो इन सभी के अबाउट आ जाएगा आईडी। आईडी नाम लिख रहा हूं, डायमीटर इसलिए डी लिख रहा हूं, कुछ वो नहीं है रीजन, ठीक है। यहां पर जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस केस में, अबाउट इट्स डायमीटर। एक्सिस क्या है वो भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि सॉलिड स्फीयर देखा तो लिख दिया 2/5। अरे कौन सी एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। एक ही शेप का अलग अलग एक्सिस के अबाउट आंसर अलग अलग आ सकता है। ये आ गई रेडियस ऑफ वायलेशन, ये हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। पहला केस आ गया सॉलिड स्फीयर के लिए। अब हम बात करेंगे केस नंबर सेकंड, जो कि टेंजेंट रहेगी। अरे क्या रहेगी भाई? टेंजेंट रहेगी आपकी। चलो इसकी बात कर लेते हैं आगे। फिगर में देख लो, आप समझ जाओगे, मैं लिख नहीं रहा क्या है एक्सिस। ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है। रेडियस r है, मास m है, ठीक है भाई। एक्सिस जो है आपकी वो कुछ इस तरह से है, टेंजेंशियल। इसके अबाउट निकालना है तो बिल्कुल वही तरीका रहेगा। आप इसके अबाउट तो जानते हो, आपने निकाला था डायमीटर के अबाउट, डायमीटर तो हो जाएगा। तो इसको आईसीएम क्यों बोले? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, या सेंटर ऑफ मास से पास जो होगी उसको आईसीएम बोल देते हैं। तो आईडी आईसीएम है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा? 2/5 mr², और ये आई है, इसका आपको पता करना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है कितनी आ जाएगी? r आ जाएगी, है ना। तो आई क्या आ जाएगा? बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्लस पूरी बॉडी का मास, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस r है, r²। ये तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी √7/5r। रूट आई बाई एम करते हैं, एम से एम कट जाएगा, बाकी रूट आई का कर देंगे तो के निकल आता है। तो सॉलिड स्फीयर के भी बारे में हमने कर ली बात। क्लियर है भाई? चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कोन की। चलिए भाई, तो कोन की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सॉलिड कोन की। जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है सब निकाल दूंगा मैं, आपको सिर्फ अभी याद करना है, ठीक है। सॉलिड कोन की बात कर लेते हैं पहले। तो नंबर फर्स्ट जो आएगा आपके पास, जो एक्सिस आप लोगे, पहले तो ये सॉलिड कोन है,
ठीक है, आपका सॉलिड कोन है ये, हर जगह मास है इसमें। सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई और इसके जो बेस है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस की, मतलब इसकी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसकी जो रेडियस है वो r है और इसकी जो हाइट है वो h है, जो इसका मास है वो कैपिटल M है। तो इसका जो आंसर आता है सीधे वो आता है 3/10 mr²। इसमें हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे 3/10 mr² आपका आंसर आएगा। रेडियस ऑफ वेरिएशन हो जाएगी √3/10 × r। ये पहला केस है सॉलिड कोन के लिए। भाई क्या है ये आपका पहला आंसर हो गया फॉर सॉलिड कोन। क्लियर है? तो अब देखते हैं दूसरा आंसर। आपके पास मान लीजिए कोन है और जो एक्सिस है आपकी वो इसके वर्टेक्स से पास होती है और इसके बेस के पैरेलल है। जिसका बेस है सर्कल उसके क्या है भाई, पैरेलल है और टॉप से टच करते हुए पास हो रही है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? इसका रेडियस r है इसकी जो हाइट है वो h है और जो इसका मास है वो हमने मान लिया है कैपिटल M। अरे क्या मान लिया भाई? कैपिटल M। तो इस केस में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 3/5 r² / 4 प्लस h²। ये आपके पास आ जाएगा इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस समझ गए? आपके एक्सिस ये है जो मैंने रेड कलर की बना रखी है, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जिसपे सिंबल बनता है वही होगी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √3/5 रेडियस ऑफ वायरेशन। ये आ जाएगी रेडियस ऑफ वायरेशन। तो इस केस में मैंने दोनों आंसर आपके निकाल दिए। अरे क्लियर है कि नहीं बात? अब आप चाहो तो और भी ले सकते हो एक्सिस में। एक और एक्सिस लेकर आपको दिखाता हूं। तो तीसरा केस देखते हैं। इसी में तीसरा केस क्या आएगा जरा वो भी देख लेते हैं एक बार। सॉलिड केस, सॉलिड कोन का ही है। इसमें क्या आपके पास सॉलिड कोन है, एक्सिस जो है वो बेस के पैरेलल है और इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये सेंटर ऑफ मास है इसका कोन का, वहां से पास हो रही है आपकी एक्सिस में। जो रेड कलर के हैं वो है आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मैंने बना रखी है यहां पर, और ये सेंटर ऑफ मास है जहां से पास हो रही है। क्लियर है? और बेस के पैरेलल है। बेस कैसे? पैरेलल। अभी आपने इसका आंसर निकाला था ना। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ऊपर से 3h/4 की डिस्टेंस पर होता है फॉर सॉलिड कोन। अगर कोन आपका सॉलिड है तो 3h/4 इसके वर्टेक्स से 3h/4 डिस्टेंस इसके एक्सिस पर नीचे होता है सेंटर ऑफ मास, और बेस से h/4 ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास मैंने आपको समझाया था। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये आपका हो जाएगा आईसीएम जो आपको निकालना है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपने निकाला था आई, तो आई अभी मैंने बताया था 3/5 m r² / 4 प्लस h²। यही तो आया था आपका आंसर। चलिए देखते हैं अब क्या आएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा आईसीएम प्लस m पूरा मास, और दोनों अब यहां पे लगा देंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दिस इज इक्वल टू दिस और प्लस m इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है भाई? 3/5 m r² / 4 3/5 m h² इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ICM
प्लस 9/16 mh²। तो यहां से अगर आप देखते हो आईसीएम क्या आ जाएगा, 3/20 mr² प्लस 3/5 mh² माइनस 9/16 mh²। तो 3/20 mr², इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो 16 5 जा 80 हो जाएगा, 16 3 जा 48 और माइनस 9 5 जा 45 mh²। तो यहां से जो आपके पास आईसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर आप कॉमन लेते हो तो आपका आ जाएगा 3/20 m कॉमन, अंदर बचेगा सिर्फ r² प्लस h²/4। ये आपका इसके अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। के निकालना है तो आप जानते हो के कैसे निकलता है, तो ये आपका आंसर होगा इस बार। के की तो बस इसी में डिवाइड कर देते हो, अगर के निकालना है इस बार तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/20 r² प्लस h²/4। 48 माइनस 45 आ जाएगा आपका 3/80 3/20, 3/20 कॉमन होगा तो 1/4 बच जाएगा वहां पर, m भी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया सॉलिड कोनिक केस में। चौथा देखते हैं, एक और केस देख लेते हैं इसी का, तब कितने भी आंसर इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 3/20 m r² प्लस h²/4 से ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी अगले वाले केस में काम आएगा इसलिए। चौथा केस देखते हैं इसी का। आपके पास सॉलिड कोन है और जो डायमीटर है इसके बेस का उससे ये है आपके पास इस बार x का रोटेशन, वहीं इसकी जो हाइट है वो आपकी है कैपिटल H। हाइट कैपिटल H लिख देना, मैंने कैपिटल H लिख दिया, स्मॉल h लिखा मैंने गलती से, तो आप कैपिटल H कर देना, ठीक है। सिंबल का कोई खास फर्क पड़ता है नहीं, अगर मैंने गलती से स्मॉल h लिख दिया हो तो भैया आप कैपिटल H लिख लेना, हाइट जो है, ठीक है भाई। अब इसके अबाउट कैसे निकलेगा आंसर, तो इस केस में हम जानते हैं कैसे करने वाले हैं, वही मास वास सब वही रखा है आपने। तो इसका तो अभी निकाल चुके हो ना सेंटर ऑफ मास वाले का, आईसीएम है ये, इसके अबाउट आपको निकालना है, ये हो गया आई, इस केस में इसका निकालना है। आईसीएम अभी आप निकाल चुके हो, 3/20 m r² प्लस h²/4, ये तो निकाला था आपने। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा अगर आंसर देखते हैं। यहां से आपका जो आई है वो क्या आ जाएगा, आईसीएम प्लस पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाई h²/16 हो जाएगा। h/4 है ना, इस बार डिस्टेंस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच, इसका आई और इसका आईसीएम, इस बार इसका निकालना है तो प्लस ही करेंगे सीधा। तो 3/20 m r² प्लस h²/4 था ना ये, प्लस mh² क्या हो जाएगा 16। क्लियर है भाई। यहां से अगर आप सॉल्व करते हो, m को कॉमन ले लिया जाए, अलग अलग कर लेते हैं, 3/20 mr² प्लस 3mh²/80 प्लस mh²/16 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो 3/20 mr², अगर इन दोनों में से mh² में कॉमन ले लेता हूं तो यहां से आपके पास बचेगा 16 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 3/5 प्लस 1 ना भाई। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 mh² अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 5,
ये आपके पास आ गया 3/20 mr²। तो 3/20 mr² प्लस ये आपके पास आ जाएगा एक तरह से mh²/10। ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वरना आप यही भी छोड़ सकते हो। ये आपका आंसर है इस केस में। क्लियर है भाई? तो इस तरह से मैंने सॉलिड कोन के बारे में आपको सारा कुछ लगभग बता दिया। ऐसे ही आप हॉलो कोन के बारे में भी करोगे। चलिए भाई हॉलो कोन का भी देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। ये आपका आंसर था फाइनल। ये आपके पास हॉलो कोन है। इस बार वही जो इसकी हाइट है वो कैपिटल H मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस है वो R मान लेते हैं, हॉलो है, इतना फर्क है। इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले सीधे mr²/2 इसका आंसर होता है, और जो k होता है वो होता है r/√2। यहाँ मास इसका m है। मास क्या है इसका? m है। ये आपका हॉलो कोन है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या है भाई? ये हॉलो कोन है आपका। क्लियर होगी बात? अब हम केस नंबर 2 देखते हैं हॉलो कोन का ही। तो हॉलो कोन का केस नंबर 2 जो है वो आपका इसके बेस जो है उसके अबाउट निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपको हर जगह नहीं मिलेंगे भाई, तो बहुत ध्यान से कॉपी बनाएं, संभाल के। आप हाइट h है, रेडियस r है, और मास क्या है भाई आपका यहाँ पर m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेड एक्सिस जो मैंने बना रखी है इसके अबाउट, मतलब जो बेस से डायमीटर जो है ना उसके अबाउट, जो बेस का डायमीटर है उसके अबाउट। क्लियर है? तो आंसर आता है आपका इस बार 1/4 mr², इसे कैपिटल एच मान लेते हैं ना, स्मॉल एच को, तो 2h²। ये है आपके पास फॉर्मूला। क्लियर है भाई? 1/4 mr² प्लस 2h²। अपने हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हो, करना चाहो तो मल्टीप्लाई करना चाहो तो अंदर कर लो, mr²/4 प्लस mh²/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 सीधे बाहर आ जाएगा इसमें, r² प्लस 2h²। ये इसकी रेडियस ऑफ वाइब्रेशन होती है। ये रेडियस ऑफ वाइब्रेशन है। दोनों चीजें मैंने निकाल दी आपकी। ये नंबर सेकेंड केस है हॉलो कोन के लिए। ये हॉलो कोन है, सॉलिड कोन नहीं है। अब हम वही सेंटर ऑफ मास जो है उसके अबाउट निकालने की कोशिश करते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसकी हेल्प लगेगी अभी। एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो और जो इसका बेस है उसके पैरेलल हो। जो बेस है आपका उसके क्या हो? पैरेलल। हाइट इसकी कैपिटल एच है और रेडियस जो है इसकी आर है, और जो मास है इसका वो आपका कैपिटल एम है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है पहले तो कि सेंटर ऑफ मास कितनी ऊंचाई पर होता है बेस से। ये जो आपका होता है h/3 ऊंचाई पर होता है। अरे सॉलिड कोन में h/4 होता है, जबकि हॉलो कोन में h/3 ऊपर होता है। आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो h/3 ऊंचाई पर। तो आपको अभी आपने निकाला था इस एक्सिस के अबाउट, अभी तो निकाला था आपने इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आया था 1/4 mr² प्लस 2h²। इसका आपको इस बार पता करना है।
ये तो पता करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 20 की डिस्टेंस दोनों की आ गई, दोनों पैरेलल एक्सिस हो गई। सॉल्व कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू ICM प्लस MH²/9 हो जाएगा। I की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 MR²/4 प्लस MH²/2 इज इक्वल टू ICM प्लस MH²/9। तो यहां से जो आपके पास ICM आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, MR²/4 प्लस MH²/2 माइनस MH²/9। तो MR²/4 प्लस MH² अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 7/18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/18। तो MR²/4 प्लस 7/18 MH², ये हो गया आपके पास ICM। मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो रेड कलर की मैंने एक्सिस बना रखी है, इसके अबाउट जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा। सिमिलरली आप पैरेलल थ्योरम से ये वाली एक्सिस का निकाल सकते हो, अपने आप पता कर लेना अब इसका। यार इसका मालूम है और ये डिस्टेंस 2h/3 हो जाएगी, तो इस एक्सिस के अबाउट आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। क्लियर है भाई। तो अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूबॉइड। किसका निकालने वाले हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप भी बोल सकते हैं इसको आप, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। ये आपके पास इस तरह से, और ये सॉलिड है, ठीक है, हॉलो नहीं है। ये और बात ध्यान रखनी है। लेंथ L हो गई, ये तो मान लेते हैं इसकी हाइट, और जो विड्थ है ये B है। विड्थ क्या है भाई इसकी, B। क्लियर होगी बात। नंबर फर्स्ट केस देखते हैं, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो और इसके लेंथ के पैरेलल हो एक्सिस, इस तरह से। पहला केस, सेंटर ऑफ मास से पास हो और किसके पैरेलल हो भाई, आपकी जो लेंथ है उसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, ध्यान रखना इसके, और लेंथ के पैरेलल है इस तरह से। लेंथ क्या है भाई, ये पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो समझो। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, मास m है इसका, लेंथ के पैरेलल होगी तो आपको विड्थ और हाइट ले लेनी है, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है। रेडियस ऑफ वेरिएशन आप निकालोगे तो आपकी आ जाएगी √1/12 B² प्लस H²। ठीक है भाई, ये हो गया। नंबर सेकेंड केस देखो इसी का। यार इसी में बिठा के बना रहा हूं मैं नंबर सेकेंड केस, ठीक है, बार बार फिक्र नहीं बनेगा मुझसे। अब सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए बिल्कुल पिछली बार की तरह, लेकिन जो है हाइट के पैरेलल है। अरे किसके पैरेलल है भाई, हाइट के पैरेलल है। जब हाइट लेंगे तो यहाँ पर बस आपकी लेंथ और विड्थ आएगी, इतना फर्क पड़ेगा। यानी जिसके पैरेलल होगी वो साइड नहीं लेनी, बाकी दोनों साइड लेनी है आपको। स्क्वायर करना है, सम कर देना है। ये हो गया आपके पास आंसर इस बार। ये आपका नंबर सेकेंड केस है। दो एक्सिस के बोर्ड हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, नंबर थर्ड।
नंबर थर्ड जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा जेड एक्सिस, यानी इसके पैरेलल एक्सिस। इस तरह से वेट है ना, जो ये आई जेड हो गया, इसको जेड एक्सिस मान लेना आप, तिरछी है। ये थी वाई, ये था एक्स, और ये आपका जेड जो बी के पैरेलल है। जब बी के पैरेलल होगा तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, बस एच आ जाएगा। ये तीसरा आंसर हो गया, दैट्स इट। इस तरह से ये एक्सिस तिरछी बनाने मजबूरी है ये एक्चुअल में इस तरह से। अरे क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया भाई आपका आंसर। क्लियर है? चलिए भाई, तो अब देखते हैं क्या आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट में। तो चौथा केस देखते हैं, इसमें क्या है चौथा केस। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह से होता, ये होता आपके पास, और बिल्कुल बीच में से यहां से जारी होती है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, लेंथ वही आपकी एल है और हाइट आपकी एच थी, विड्थ आपने बी मान रखी है ये। अरे क्लियर है? तो अभी आपने निकाला था ना इसके अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही थी उसके अबाउट आप निकाल चुके हो, अभी जस्ट ऊपर लिखा हुआ था आपने। तो हमें एक्चुअल निकालना है इसके अबाउट है, जो ऊपर है आई, और इसका हम जानते हैं आईसीएम क्या आता है भाई, एम बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बाई 12। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखी जाए परपेंडिकुलर, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी भैया, h/2। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, h/2 है। तो हम लगा देंगे आई का फॉर्मूला सीधे, h का होल स्क्वायर होगा ना, h/2 का स्क्वायर, तो h²/4 हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला था m/12 b² प्लस h² प्लस mh²/12। एलसीएम लेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ये आ जाएगा, b² प्लस 4h², ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है भाई? रेडियस ऑफ वेरिएशन निकालनी तो आप जानते हो रूट लगाना होता है, बस m हटा दो, 1/12 b² प्लस 4h², ये लो आंसर हो गया। इसी तरह से आप यहाँ वाले एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो और जेड वाले एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, अपने आप करोगे अब आप, जो बाकी बच गए दोनों। ठीक है, तो भाई ये तो सभी 3D फिगर के जितने पॉसिबल फिगर थे मैंने सबके बता दिए, जितनी भी एक्सिस के अबाउट हो सकती है सबके अबाउट मैंने आपको बता दिया है। तो काफी लंबा हो चुका है वीडियो लेक्चर, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो बाकी बची हुई स्टेप्स हैं। जैसे आपका अभी हेमीस्फीयर बाकी है, सेमी सर्कुलर डिस्क बाकी है, उन सब चीजों को हम करेंगे बाद में। अगर हम किसी बॉडी में से कट करके बाहर निकाल देते हैं कोई शेप, कुछ पार्ट उसका, तो बचे जो बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।